ज्वांटियन मठ में स्काईवुड पर्वत के सामने एक अमर गुफा बनाई गई थी। उस जगह से कोई भी पूरे ज्वांटियन मठ को देख सकता था, एक ऐसा दृश्य जो हजारों मील तक फैला हुआ था। अमर गुफा के भीतर महेंद्र ने रामानंद का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। संप्रदाय नेता रामानंद अमर गुफा के सामने खड़ा था और ज्वांटियन मठ को देख रहा था। हालात कैसे हैं? वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी भविष्यवाणियों से भी परे। इस बार कुल 17 मुख्य शिष्य उत्तीर्ण हुए, महेंद्र ने उत्साहपूर्वक कहा। आमतौर पर हर बार सिर्फ 2 या 3 मुख्य शिष्य ही पास हो पाते थे। उनके पूरे इतिहास में भी एक साथ सबसे बढ़िया 6 मुख्य शिष्य ही थे। इसलिए इस बार इतने सारे शिष्यों का होना वाकई उनके लिए रोमांचक था। महेंद्र ने कहा, इसके अलावा 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के निशानों को पुनर्जीवित किया है। ओह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। रामानंद की आंखें चमक उठीं। उस खबर से वह भी बहुत खुश हुआ। अपने पूर्वजों के चिन्ह को जागृत करके उनकी साधना की गति बहुत तेज हो जाएगी, अपने साथियों से आगे निकल जाएगी। वे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली थे। ठीक है, राघव कैसी है? रामानंद ने पूछा। महेंद्र ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे उसे एक शब्द में वर्णित करना हो तो वह भयानक होगा। उसके हाथ में एक जेड की पट्टिका दिखाई दी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालते ही रंजीत से लड़ते हुए राघव का पूरा दृश्य सामने आ गया। न केवल वह दृश्य था, बल्कि पुलिस के साथ उसकी अचानक लड़ाई भी थी। सब कुछ वहां रिकॉर्ड किया गया था। रामानंद ने भावुक होकर सिर हिलाया। उसका वर्णन करने के लिए भयानक शब्द का इस्तेमाल करना वाकई सही है। वह वाकई किंवदंतियों के अस्तित्व के योग्य है। उसी क्षेत्र के बीच एक आदर्श। शायद अगर वह बस टूट गया होता तो वह अपनी पीढ़ी के सभी लोगों को मिटा सकता था। खांसी। रामानंद को अचानक जोर से खांसी आई। उसके मुंह से थोड़ा खून बहने लगा। महेंद्र बहुत घबरा गया। संप्रदाय नेता, मैं ठीक हूं, बस ऐसा लगता है कि मैंने स्वर्गीय दाऊस की प्रतिक्रिया की शक्ति को कम करके आंका था, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक था। रामानंद ने गर्व से हंसते हुए कहा, शायद प्राचीन काल से लेकर अब तक केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास डाइवर्जेंट के अस्तित्व की पुष्टि करने की योग्यता और साहस था। महेंद्र हैरान था। रामानंद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ज्यानटियन क्षेत्र में कदम रखा था। उसने बस राघव की पहचान का अनुमान लगाया था और इसकी पुष्टि करने के लिए डाइवर्जेंट कहा था, लेकिन बदले में उसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मिली थी। यह बहुत भयानक था। महेंद्र ने कहा, मैं एक बात को लेकर बहुत चिंतित हूं। क्या? मुझे लगता है कि एल्डर सन का दांव हृदय अब शुद्ध नहीं रहा। उसे कुछ लालच पैदा करना चाहिए था और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है। एल्डर सन पहले से ही 100 साल से अधिक समय से हमारे मठ में है। वह एक शक्तिशाली वरिष्ठ एल्डर स्तर का योद्धा है और कई बार हमारी महान लड़ाइयों में लड़ चुका है। उसने मठ के लिए बहुत कुछ समर्पित किया है। तुम क्या कहना चाहते हो? रामानंद थोड़ा मुस्कुराया। मुझे लगता है कि उसने राघव पर बुरी नीयत रखी है। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? महेंद्र ने जांचते हुए पूछा। तुम उसे क्यों रोकोगे? रामानंद ने पूछा। हम? अगर मैं उसे नहीं रोकूंगा तो राघव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपना काम करना है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दें। लेकिन यह राघव के लिए बेहद हानिकारक है। महेंद्र एक ईमानदार व्यक्ति था और वह किसी भी घृणित कार्य को होते देखना पसंद नहीं करता था। महेंद्र, क्या तुम जानते हो कि एक शीर्ष विशेषज्ञ क्यों विशेषज्ञ बन पाता है? उसमें किसी एक चीज की कमी नहीं हो सकती। क्या बात है? एक साड़ने वाला पत्थर। रामानंद ने दूर तक देखा। महेंद्र ने तुरंत रामानंद का मतलब समझ लिया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। यह छेनी शायद राघव के लिए थोड़ी बड़ी है। रामानंद मुस्कुराया। महेंद्र, मैं तुम्हारे चरित्र को समझता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें वह बच्चा राघव पसंद है। उसके पास निश्चित रूप से एक आकर्षक, करिश्माई आकर्षण है, लेकिन वह दूसरों जैसा नहीं है। उसका मार्ग सामान्य लोगों जैसा नहीं है। उसका मार्ग ऐसा है जो स्वर्गीय दाऊस द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा या पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देगा।
अगर आप वाकई उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उसके विकास में बाधा न डालें। इससे न सिर्फ उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे आप पर भी कर्म का असर पड़ेगा। क्या तुम स्वर्ग और पृथ्वी को उलट दोगे? महेंद्र का दिल दहल गया। उसे डर की तीव्र अनुभूति हुई। उस तरह का डर कहीं और से नहीं आया था, यह सीधे उसके दिल की गहराई से आया था। वह अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। बुरा नहीं है। स्वर्गीय दाउस के बारे में आपकी धारणा लगातार गहरी होती जा रही है। जियानटियन क्षेत्र से आपकी दूरी हर दिन कम होती जा रही है। बधाई हो, रामानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। संप्रदाय के नेता को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र समझ गया है। उसने सम्मानपूर्वक उसका धन्यवाद किया। रामानंद ने सिर हिलाया। दूर तक देखते हुए उसने खुद से सोचा कि डाइवर्जेंट की ऊंची उड़ान को व्यक्तिगत रूप से देखना कितना सम्मान की बात है। जब महेंद्र चला गया तो राघव को सबकी नजरों से देखकर असहज महसूस हुआ और वह नेहा के साथ झुआंतियान मंडप की ओर चलने लगा। वरिष्ठ राघव, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अचानक दो लोग उसके पास आए। दोनों की आभा बहुत भयानक थी। आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनके बहुत करीब आ सकें। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आभा बहुत अस्थिर थी और टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण उन्मत्त थी। वे अभी भी अपनी आभा को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, जिसके कारण यह अपने आप ही बाहर निकल जाती थी। राघव ने सख्ती दिखाई। कोई रास्ता नहीं है, है ना? क्या वाकई कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था जब उसने लड़ाई खत्म की थी? क्या कोई मध्यंतर नहीं था? गलत मत समझिए वरिष्ठ भाई शर्मा। अभी अभी हमने आपकी अतुलनीय दिव्य शक्ति और उस दृढ़ व्यवहार को देखा है, इसलिए हम आपसे परिचित होना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने बहुत ही घनी भौहों के साथ समझाया। दूसरा व्यक्ति थोड़ा कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसका आभा मंडल अभी भी बहुत दबंग था। उसने कहा, वरिष्ठ भाई शर्मा का प्रभावशाली व्यवहार, जो स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता, वास्तव में प्रशंसा का कारण बनता है। हालांकि मठ में हर कोई एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा है, लेकिन यह हमें दोस्त बनने से नहीं रोकता है। भले ही हम दोस्त न बन सकें, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होना भी एक अच्छी बात है। यद्यपि वह व्यक्ति कमजोर लग रहा था, परंतु उसके अंदर एक वीरतापूर्ण व्यवहार छिपा था और उसे बोलते हुए सुनकर लोग अंदर से सहज महसूस करते थे। राघव मुस्कुराया। आपने अपने शब्दों से मेरा सम्मान किया है। अगर एल्डर महेंद्र ने मदद नहीं की होती तो मैं पहले ही कुत्ते का मांस बन चुका होता। दोनों हंस पड़े। राघव की युद्ध शक्ति बहुत महान थी, लेकिन वह बिना किसी अहंकार के बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा था। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं शुभम हूं और वह विनायक है, घने भौहों वाले आदमी ने कहा। राघव मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं कोई बकवास अभिवादन नहीं करूंगा कि आपसे मिलना मेरे लिए कितना सम्मान की बात है, इत्यादि। वैसे भी आप दोनों मेरा नाम पहले से ही जानते हैं। शुभम और विनायक इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राघव के बोलने का तरीका काफी दिलचस्प था, हास्यपूर्ण और शिष्टता से भरपूर। वह बेहद सहजता से बोलता था। मैं आप लोगों को एक शानदार परिचय देता हूं। यह हमारे स्वर्ग पृथ्वी गुट के पुराने बॉस हैं। हमारे स्वर्ग पृथ्वी गुट के नेता नंबर 1 मार्शल ब्यूटी, बहन नेहा। राघव लगभग फिसल गया और उसने उसे फिर से गलत नाम से पुकारा। नेहा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसे अभी भी उस अपरिचित नाम की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। हेलो बहन। नेहा का भव्य नाम पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। परीक्षण के दौरान पैतृक चिन्ह को पुनर्जीवित करना वास्तव में प्रशंसा का कारण बनता है, विनायक ने विनम्रतापूर्वक कहा। शुरू में तो उन्हें पता ही नहीं था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे ही उसने कानून लागू करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पवन ब्लेडों को बुलाया, अपनी शक्तिशाली रूणिक शक्ति का प्रदर्शन किया, उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह कौन थी। बहन नेहा और भाई राघव के साथ स्वर्ग पृथ्वी गुट निश्चित रूप से सभी गुटों के बीच अलग दिखेगा, शुभम ने प्रशंसा की। राघव और नेहा दोनों ने उनसे कुछ देर तक विनम्रता से बातचीत की। उन्हें पता चला
कि वे दोनों मुख्य शिष्य थे। शुभम के गुट को ब्रदरहुड गिल्ड कहा जाता था और विनायक के गुट को व्हाइट क्लाउड पैवेलियन कहा जाता था। दोनों पक्षों ने पूछा कि दूसरे लोग किस पहाड़ पर हैं और मौका मिलने पर वहां जाने पर सहमत हुए। उन्होंने राघव को भी आमंत्रित किया कि जब भी समय मिले वह शराब पीने के लिए आ जाए। विनम्रता पूर्वक कुछ अंतिम शब्द कहने के बाद विनायक ने बहुत समझदारी से कुछ और करने का बहाना बनाया और शुभम को ले आया। उन्हें पहले ही अपना राशन मिल चुका था और उन्होंने उसे अपनी इच्छानुसार बदल लिया था, इसलिए उन्हें वहां अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तभी राघव और नेहा ज्वांतियान मंडप में चले गए। राघव ने देखा कि अंदर बहुत विशाल था। नीचे की ओर एक घुमावदार सीढ़ियां थीं। वहां एक बड़ा लाउंज भी था जिसके आसपास बहुत से लोग थे। वे सभी पंक्तिबद्ध थे और कोई व्यक्ति व्यस्तता से चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। यह वह जगह होनी चाहिए जहां मासिक राशन मिलता है, लेकिन राघव ने देखा कि उस व्यस्त जगह के अलावा वहां एक और काउंटर भी था जहां एक भी व्यक्ति लाइन में नहीं था। वहां सिर्फ एक महिला चुपचाप बैठी थी। राघव और नेहा वहां चले गए। नेहा ने अपना बैज उस महिला को सौंप दिया। बहन, क्या मैं अपना राशन यहां प्राप्त कर सकती हूं? उस महिला ने बैज की जांच की और फिर नेहा को सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मठ के नियमों के अनुसार आप यहां 100 स्पिरिट स्टोन और 50,000 अंक निकाल सकते हैं। इसके अलावा गुट के नेता के रूप में आप अपने गुट के उपयोग के लिए 1 लाख अंक भी निकाल सकते हैं। यहां कुल 1,50,000 अंक और 100 स्पिरिट स्टोन हैं। राघव का जबड़ा खुला रह गया। एक बाहरी शिष्य केवल 1 आत्मा पत्थर और 500 अंक प्राप्त करने में सक्षम था। आंतरिक शिष्य 3 आत्मिक पत्थर और 2000 अंक प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मुख्य शिष्य 100 आत्मा पत्थर और 50,000 अंक प्राप्त कर सकते थे। यह अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि उन बिंदुओं का क्या उपयोग होता था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि वे मठ के भीतर एक तरह की मुद्रा थीं। इसके अलावा यह एक ऐसी मुद्रा थी जिसका कभी मूल्य ह्रास नहीं होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नेहा उसे मुख्य शिष्य का पद दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी। यह अंतर बहुत बड़ा था। अब उसे उस कमीने रंजीत पर और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। उसने अपने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को कोसा और कहा कि वह कितना दुष्ट था। नेहा ने जल्दी से एक बैग लिया। अंदर 100 करीने से रखे हुए चमकीले और जगमगाते स्पिरिट स्टोन थे। आत्मा के पत्थर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और कीमती थे। आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रिस्टलीकृत करने से पहले उन्हें भूमिगत रूप से सैकड़ों हजारों वर्षों तक पोषित किया जाना था। अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल चौंकाने वाली थी। वे बाहरी दुनिया में अमूल्य खजाने थे। नेहा ने खुशी खुशी उन स्पिरिट स्टोन को अपनी अंगूठी में डाल दिया। उसके बैज में एक खाली जगह पर कुछ नंबर चमक उठे। बैज सिर्फ स्टेटस का सबूत नहीं था, बल्कि यह आपके पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल भी था। यह बाहरी दुनिया में पाए जाने वाले क्रिस्टल कार्ड के समान था। पॉइंट्स को सीधे निकाला, डाला, ट्रांसफर किया जा सकता था आदि। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं थी। बहन, क्या मुझे भी मेरा राशन मिल सकता है? धन्यवाद। राघव ने भी विनम्रता से अपना बैज सौंप दिया। उस महिला ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। यह स्थान केवल मुख्य शिष्यों के लिए है जहां वे अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहां लाइन में लगना होगा। राघव ने गहरी सांस ली। उस पंक्ति का कोई अंत नहीं था। राघव को उम्मीद थी कि नेहा के साथ उसे कुछ खास व्यवहार मिलेगा। दुर्भाग्य से इस महिला ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब वह अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। जहां तक नेहा की बात है, वह शरारती ढंग से उस पर हंस रही थी। राघव ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। उसने आज्ञाकारी ढंग से लाइन में खड़ा हो गया। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद राघव को आखिरकार अपना खुद का अल्प राशन मिल गया। फिर वह नेहा के पीछे पीछे अगली मंजिल पर चला गया। वह सामान खरीदने की जगह थी। वे अभी पहले स्तर पर ही पहुंचे थे कि राघव ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, जिससे वह मुस्कुरा उठा। पहले तल का लाउंज बहुत विशाल था। कम से कम हजारों मीटर की जगह थी।
ये खुली जगह बहुत ही शानदार ढंग से रोशन थी, जो बेहद आलीशान लग रही थी। बड़ा लाउंज पूरी तरह से बिक्री काउंटरों से भरा हुआ था। यहाँ सभी प्रकार की औषधीय गोलियां उपलब्ध थीं। यह पहला स्तर वास्तव में औषधीय गोली लाउंज था। अब सैकड़ों युवतियां ग्राहकों को संभाल रही थीं। इनमें से अधिकांश ग्राहक नए थे। जैसे ही उन्हें अपने पॉइंट मिले, वे उन्हें खर्च करने के लिए तैयार हो गए। आप ज्वांटियन मठ में पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते थे। बेशक यह इस शर्त पर था कि आपके पास पर्याप्त पॉइंट हों। जैसे ही वे लाउंज में दाखिल हुए, राघव ने एक जानी पहचानी शख्सियत अर्जुन को देखा। वह बिक्री काउंटरों में से एक के सामने खड़ा था और अंदर बैठी महिला से पूछ रहा था, इस चीज की कीमत क्या है? उस महिला ने उस औषधीय गोली की ओर देखा और उदासीनता से कहा, 200 अंक। अरे, इतनी कीमत क्या है? अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। उसने बगल में रखी दवाई की गोली की ओर इशारा किया। उसके बारे में क्या? अभी भी उदासीनता से अर्जुन को देखते हुए उसने अपना हाथ खोला, अपनी 5 उंगलियों का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से जोर दिया, 5 लानत। अर्जुन दंग रह गया। वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक खनकती हुई हंसी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा कि नेहा राघव के साथ उस पर हंस रही थी। खांसी? बॉस, गुड बॉस, आप यहां कैसे आए? अर्जुन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ पूछा। मुझे बॉस मत कहो, मुझे गुट का नेता कहो। नेहा को यह अपरिष्कृत शीर्षक स्पष्ट रूप से पसंद नहीं आया। हाँ, गुट नेता नेहा, अर्जुन ने तुरंत कहा। अर्जुन, तुम यहां कब से हो? इस जगह के बारे में तुम्हारी क्या भावनाएं हैं? राघव ने पूछा। अर्जुन ने कड़वाहट से कहा, इसके बारे में बात भी मत करो। मैं 4 घंटे से यहां घूम रहा हूं। यहां सब कुछ बहुत महंगा है। अपने राशन से मैं केवल कुछ बेकार की गोलियां ही खरीद सकता हूं। अर्जुन को पहले ही अपना राशन मिल चुका था। वह उसे खर्च करना चाहता था, लेकिन यहां पहुंचते ही वह स्तब्ध रह गया। वह व्यावहारिक रूप से एक भिखारी था जो सोने की दुकान पर आया था। उसके कुछ अंक कुछ भी अच्छा खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन अर्जुन बहुत होशियार था। उसने पहले पूरे लाउंज में घूमकर हर दवा की गोली की कीमत पूछी। ऐसा करके वह आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो नाराज था। इस तरह वह उनसे भिड़ सकता था और उनसे मोल तोल कर सकता था। लेकिन ठीक उसी समय राघव और नेहा आ गए थे। मैं यहाँ एक टेंडन फर्मिंग पिल खरीदने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस पिल के लिए 650 पॉइंट की आवश्यकता होती है। मेरे पास पर्याप्त पॉइंट नहीं है, अर्जुन ने निराश होकर बताया। वह अभी अभी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ा था और उसकी आभा अभी भी अस्थिर थी। अगर वह जल्दी से स्थिर होना चाहता था तो टेंडन फर्मिंग पिल का होना जरूरी था। टेंडन फर्मिंग पिल उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अभी अभी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में पहुंचे हैं। यह उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने और अपने दायरे को मजबूत करने में तेजी से मदद कर सकता है। टेंडन फर्मिंग पिल के बिना क्षेत्र को पूरी तरह से समेकित करने में 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन इसके साथ उस समय को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पूरी तरह से स्थिर होने में केवल 10 से 15 दिन लगेंगे। इससे किसान का बहुमूल्य समय बचता था और नए किसानों के लिए यह बहुत जरूरी था। मैंने विक्रेताओं से आधे दिन तक मोल भाव किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। वे मेरे लिए इसे जरा भी सस्ता नहीं बनाते। ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, अर्जुन ने गुस्से में दुखी होकर कहा। जैसे ही उसने यह कहा, बिक्री काउंटर के पीछे खड़ी युवती ने नाखुशी से कहा, आप गलत हैं। हम केवल बेचने के प्रभारी हैं। हमारे पास आपको छूट देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यह जगह किस तरह की है? एक खाद्य बाजार? आप मोल भाव करना चाहते हैं? तथ्य यह है कि हम में से किसी ने भी आपको यहां से बाहर नहीं निकाला है, जबकि आपने हमारा इतना समय बर्बाद किया है। ये पहले से ही आपको काफी सम्मान दे रहा है। तुम, अर्जुन ने क्रोध से कहा, माफ करना, मेरा ये भाई हाल ही में बहुत खराब मूड में था। मुझे माफी मांगने के लिए उसकी जगह लेने दो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उस युवती के चेहरे पर कुछ सुधार हुआ। वह भी हल्की सी मुस्कुराई, जिससे पता चला कि वह वास्तव में नाराज नहीं थी। राघव ने गुस्से से भरे अर्जुन को दूर खींच लिया।
नेहा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि तुम दोनों भाई क्यों बन गए हो। तुम दोनों निश्चित रूप से अजीब हो। तुम यहां कीमतों पर मोल भाव करना चाहते थे। मैं बस अपना असंतोष दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि मठ को हम नए लोगों के विचार सुनने को मिले। मासिक राशन से टेंडन फर्मिंग पिल भी नहीं खरीदी जा सकती। क्या वे जानबूझकर हमारे साथ मजे के लिए खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अर्जुन अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। मठ के सभी नियमों के पीछे कारण है। चूंकि आप सभी मेरे गुट के सदस्य हैं, इसलिए गुट कोई ना कोई तरीका सोचेगा। आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि सभी लोग टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, टेंडन फर्मिंग पिल ऐसी चीज है जिसे हमें खरीदना ही होगा। यही मुख्य कारण है कि मैं यहां आया हूं। 709 लोगों के लिए 650 प्रति गोली के हिसाब से हमें 51,350 अंक चाहिए होंगे। सिर्फ एक गोली के लिए हमें गुट के आधे राशन का इस्तेमाल करना होगा। राघव कुछ हद तक अवाक रह गया। मठ की कीमतें वाकई बहुत ज्यादा थीं। नेहा ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास 69 लोग नहीं, बल्कि 100 लोग हैं। ओ, हमारे पास 100 लोग कैसे हैं? राघव ने पूछा। मूल रूप से 100 लोग थे, लेकिन अब केवल 69 लोग ही बचे हैं। प्रत्येक गुट में कुल 100 लोग हो सकते हैं। खाली जगहों को नए लोगों से भरा जा सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम संख्या के मामले में हार जाएंगे। थोड़ी देर में आप लोग मेरे साथ कुछ नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए आ सकते हैं, नेहा ने समझाया। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन राघव सोच में डूबा हुआ था। इधर उधर देखते हुए उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या वहां औषधीय सामग्री खरीदने की जगह है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, इस लाउंज का 2/3 हिस्सा सभी प्रकार की औषधीय सामग्री से भरा हुआ है। बाकी 1/3 हिस्सा मूल रूप से केवल 2 दर्जन प्रकार की औषधीय गोलियों से भरा हुआ है। राघव का दिल कांप उठा। औषधीय सामग्री वाले खंड की ओर चलते हुए हम एक चक्कर चले और पाया कि वहां 10,000 से ज्यादा तरह की औषधीय सामग्रियां थीं, जिससे वह बहुत खुश हुआ। हालांकि उन्होंने केवल जल्दी से स्कैन किया, लेकिन उन्हें एलियोट गोली के लिए आवश्यक कई सामग्रियां दिख गईं। नेहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? राघव ने गंभीरता से नेहा को देखा। यह क्या बकवास है? बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। नेहा थोड़ा हैरान थी। राघव मुस्कुराया। तो यह अच्छी बात है। मुझे 60,000 पॉइंट उधार दो और 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें 100 टेंडन फर्मिंग पिल्स दूंगा। नेहा और अर्जुन दोनों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अर्जुन हकलाते हुए बोला, बॉस, आप ये नहीं सोच रहे हैं? हाँ, मैं टेंडन फर्मिंग पिल को खुद ही रिफाइन करूंगा। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री इतनी महंगी नहीं है। 100 गोलियों के बराबर की सामग्री सिर्फ 8,000 पॉइंट से थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं उन्हें खुद ही रिफाइन करूं तो हम काफी पॉइंट बचा पाएंगे, राघव ने कहा। लेकिन टेंडन फर्मिंग पिल एक तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली है, अर्जुन ने कहा। वर्तमान में मैं अभी भी तीसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ हूं। इसलिए मुझे पहले कुछ अन्य सामग्री खरीदनी होगी ताकि मैं एक निश्चित चीज को पूरा कर सकूं, और फिर मैं टेंडन फर्मिंग पिल को परिष्कृत कर सकूंगा, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। उनकी मौजूदा पिल फ्लेम उनके लिए तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर्याप्त शक्तिशाली पिल फ्लेम के बिना औषधीय अवयवों को पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव था, और इस प्रकार गोली बनाना असंभव था। लेकिन उसके स्थानिक वलय में फ्लेम सैलामेंडर का निदान था। जब तक वह उसे अवशोषित कर लेता, तब तक उसके पास तीसरे दर्जे का जानवर फ्लेम होता। फिर अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और अपने समृद्ध स्टार में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ते हुए उसके लिए तीसरे स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होगी, भले ही वह टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे न बढ़ा हो। इसके अलावा राघव ने देखा कि यहां दी जाने वाली सभी टेंडन फर्मिंग गोलियां केवल मध्यम श्रेणी की थीं, उच्च श्रेणी की नहीं। ऐसी टेंडन फर्मिंग गोली विशेष रूप से अच्छी नहीं थी। ऐसी गोली से उनके क्षेत्र को स्थिर करने के लिए कम से कम 15 दिन की आवश्यकता होगी। लेकिन राघव का लक्ष्य
उच्च श्रेणी की टेंडन फर्मिंग पिल्स था। ऐसी गोली उन्हें केवल 7 से 10 दिनों में अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर करने की अनुमति दे सकती थी। इससे उन सभी को कई दिनों का समय बचाने में मदद मिलेगी। मठ में भयंकर प्रतिस्पर्धा के कारण समय ही पैसा था। प्रत्येक अतिरिक्त दिन जो वे विकसित करते थे वह ताकत का एक और हिस्सा था, जिसके साथ वे अधिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इससे न केवल सभी की साधना गति में बहुत वृद्धि होगी, बल्कि इससे उन्हें कई अंक भी बचेंगे। उन अंकों को बचाकर राघव 10,000 जानवरों के सार रक्त के लिए सामग्री खरीद सकता था। फिर वह बाद में जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जा सकता था और 10,000 जानवरों का सार रक्त बना सकता था, जिससे वह अपनी साधना के आधार को तेजी से आगे बढ़ा सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन के साथ उसकी लड़ाई ने राघव को खतरे का अत्यधिक एहसास करा दिया था। यह सौभाग्य की बात थी कि बलदेव के आखिरी हमले से पहले ही उन्हें रोक दिया गया था। यदि वह प्रकट नहीं होता तो राघव को उस प्रहार को झेलने के लिए अपने समृद्ध युद्ध कवच को बुलाना पड़ता। समृद्ध युद्ध कवच उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था, लेकिन शुरू से ही बलदेव ने किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था और केवल राघव को दबाने के लिए अपने टेंडन परिवर्तन साधना आधार का उपयोग किया था। राघव जानता था कि असली लड़ाई में वह बलदेव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसे एल्डर सन से भी खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि एल्डर सन उसे क्यों निशाना बनाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकता था। वह अपना जीवन मठ को नहीं सौंप सकता था। अगर वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहता था तो उसे उसी हिसाब से उच्च शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए उसे तुरंत मजबूत होने की आवश्यकता थी। उसके पास यहां बिकने वाली टेंडन फर्मिंग पिल्स का फॉर्मूला नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा की यादों में इससे भी बेहतर फॉर्मूला था जो क्षेत्र को स्थिर कर सकता था। इसका असर और भी बेहतर होगा। तुम खुद ही फैसला कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। नेहा मुस्कुराई। अपना पदक निकालते हुए उसने कुछ चीजें दबाईं और उसे राघव के बैज के ऊपर रख दिया। राघव के बिल्ले के ऊपर लिखा नंबर तुरंत ऊपर आ गया। मूल 500 तुरंत 1,05,000 हो गए। यह राघव चौंक गया। नेहा ने उसे गुट के सभी अंक दे दिए थे। चूंकि मैंने आप पर भरोसा करने का फैसला किया है, इसीलिए मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करूंगा। आज से आप गुट के कार्यकारी प्रबंधक हो सकते हैं, नेहा ने हंसते हुए कहा। बैज को हाथ में लेते ही उसके अंदर एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। दूसरों का उस पर भरोसा करना वाकई एक अच्छा एहसास था। वह वास्तव में अवाक था। खांसी, मालिक, क्या मुझे इस समय चुपचाप चले जाना चाहिए? अर्जुन ने अजीब तरीके से कहा। नेहा का चेहरा लाल हो गया और वह दूर हो गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। राघव ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम बहुत कुछ जानती हो। अपनी यादों में मौजूद सूत्र के अनुसार राघव को जल्दी ही अपनी जरूरत की सामग्री मिल गई। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मठ के खजाने में बहुत बड़ा संग्रह था, जो कि कीमियागर संघ से कम सैकड़ों गुना ज्यादा था। जब उसने टेंडन फर्मिंग पिल्स के लिए आवश्यक सभी चीजें तथा फ्लेम सैलामेंडर के निदान को अवशोषित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीद लीं, तो उसके 1,00,000 में से 30,000 से अधिक अंक उड़ गए। जैसे ही राघव फ्लेम सैलामेंडर के निदान को परिष्कृत करने के लिए घर लौटने की योजना बना रहा था, नेहा ने उसे वापस खींच लिया। जुआंटियन मंडप का पहला स्तर औषधीय सामग्री और गोलियों से भरा था, लेकिन दूसरा स्तर विभिन्न युद्ध कौशल और साधना तकनीकों से भरा था। लेकिन दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां ज्यादातर लोग नहीं थे। इस स्तर पर सिर्फ 10 से ज्यादा सफेद वस्त्र पहने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पहरा दे रहे थे। दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। प्रत्येक अलमारी एक दूसरे से अलग थी और गुप्त पुस्तकों से भरी हुई थी। पुस्तकों के नीचे तकनीक का परिचय तथा उसकी कीमत दी गई थी। राघव ने जब कीमतें देखीं तो उसकी सांस रुक गई। 76,800 वह एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल था, लेकिन निश्चित रूप से जुआंटियन मठ के एकत्रित युद्ध कौशल
सभी प्रथम श्रेणी के थे, जो कि राघव द्वारा सीखी गई 3 शैली की विभाजनकारी हवा से बिल्कुल अलग स्तर के थे। लेकिन फिर भी यह कीमत बहुत ज्यादा थी। नेहा ने भी अपना सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यहाँ कोई नहीं था। हर चीज बहुत महंगी थी। उनकी मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए कुछ भी अच्छा खरीदने का कोई रास्ता नहीं था।